या सिंगिंग या मॉडलिंग है, उसके लिए फिर भी आप टाइम निकालते हो। दैट्स अमेजिंग। रैपिंग मॉडलिंग मेरा हॉबी नहीं है, मेरा हॉबी बेसिकली लिखना है। अच्छा। और मैं पढ़ना और लिखना मेरा जो सबसे, अगर मैं बात करूँ तो मुझे पढ़ना और कुछ लिखना अच्छा लगता है, जो मेरे ज़हन में चल रहा होता है। ये तो लिखने वाली जब बात तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। ये कुछ हाँ, लिखने का मतलब किस तरह का कंटेंट है? अगर आप कोई भी आप रैप देखेंगे तो आपको मेरा ही लिखा हुआ मिलेगा। तो लिखना क्या है, आपको कुछ न कुछ लिखने की आदत होती है। आप अपनी लाइफ से रिलेटेड भी कुछ इंसिडेंट लिख डालते हैं, कुछ आप फ़ील करते हैं तो लिख डालते हैं, कुछ सोशल आप लिखने का दिल कर जाता है। स्कूल कॉलेजेस में हो सकता है आपका शायरी लिखने का ही दिल करे। तो इट इज़ समथिंग कि आप कुछ लिखने की और पढ़ने के आदी हैं, तो जब आप वो लिखते हैं, तो जब आप सिर्फ़ उसे बुक में लिखते हैं तो वो बहुत कम लोगों तक पहुँचता है, लेकिन जब आप उस लिखे हुए को म्यूज़िक में डाल लेते हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक चला है। राइट, तो इसका मतलब जो मैंने आपके म्यूजिक वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर जिसमें मिलियंस में व्यूज हैं, वो रैपिंग सारे आपने ही खुद ने लिखे हैं, कोई राइटर्स ने नहीं, आपने खुद ने लिखे हैं? तो उसमें आप देखेंगे तो शायद नीचे आपको क्रेडिट में मिल जाए। अमेजिंग, सुपर सुपर। ठीक है, तो इसके बियॉन्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन म्यूज़िक आपसे ये है सर। हाँ। म्यूज़िक म्यूज़िक मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता। रैप मतलब, रैप को अगर आप समझेंगे, हम्म। रैप का मतलब ही होता है रिदम एंड पोएट्री। रिदम एंड पोएट्री। ओके। इट मीन्स रैप। ओके। तो रैप पोएट्री के बिना रिदम किसी काम की नहीं है। रिदम और पोएट्री को मिला के रैप डेवलप होता है। तो हम्म। पोएट्री की आदत थी, रिदम को हम्म। समझने की कोशिश कर लेता हूँ कभी। अमेजिंग। ओके। ठीक है। सो आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जनरली कंपनी के सीईओ या डायरेक्टर या इस तरह का प्रोफेशन जिसमें आप हैं, हमेशा हमेशा क्या मोस्ट ऑफ द टाइम उनको देखा जाता है सूट बूट में, टाई में, बट आपको, आपके साथ ऐसा नहीं है, आप बहुत फ्लेक्सिबल हो। जैसे इस वक्त भी आप एक पठानी सूट में बैठे हो, कभी टी शर्ट, कभी जीन्स, कभी फंकी ड्रेसेस में आप हमेशा दिखते हो, तो इसका क्या मीनिंग है सर? मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ आप बताएँ सागर जी, क्योंकि हम्म। सवाल आपने किया है तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब भी सवाल ही होते हैं। हम्म। मुझे एक बात बताएँ, आजकल पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही राइट। है, राइट? यानी कि आपने आज़ादी दे दी, आप घर से काम। राइट। अब इसमें भी आपके पास एक आज़ादी नहीं है, वो क्या है, आप वो नहीं पहन सकते जो आप घर में पहनते हैं, फिर आप टाई लगाओ, फिर आप कोट पहनो। इसका मतलब मैं भी अभी कोर्ट में हूँ, ठीक है। तो मेरा मानना नहीं, नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप पहन सकते हैं। एक प्रोफेशनल होने के लिए ज़रूरी नहीं है आप पैंट कोट हम्म। ही पहने, आप आपको आपका विज़न, आपकी सोच, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी इंटेंशन और बहुत सारी एबिलिटी आपको एंटरप्रेन्योर बनाती है। आपके सिर्फ़ अगर क्लॉथ्स एंटरप्रेन्योर बनाते होते तो पूरी दुनिया सिर्फ़ सूट्स पहनती। राइट। तो मेरा मानना क्या है, आप क्या कर रहे हो, उस करने की आपकी समझ क्या है? वो समझ ही आपको बड़ा बनाती है, ना कि आपके कपड़े। आपके कपड़े आपको प्रेज़ेंटेबल बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कुछ लोग बहुत प्रेज़ेंटेबल दिखना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत इम्प्रेसिव दिखना चाहते हैं और कुछ लोग वैसे ही दिखना चाहते हैं जैसे वो हैं। और मुझे राइट। लगता है 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों में अभी भी 100 करोड़ से ज़्यादा लोग मेरे जैसे ही हैं, कॉमन है, जो जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। उन्हें बनावटी दिखना आता नहीं है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मुझे बनावटी दिखना नहीं आता। हाँ, व्हेन जब मैं किसी सेमिनार में जाता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ, ट्रेनिंग में जाता हूँ, तो वहाँ वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो जो ड्रेस कोड है, वो सब मैं भी फॉलो करता हूँ, कैरी करता हूँ, पर 365 डेज़ उसको कैरी करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता होती होगी यार। अमेजिंग। तो आपकी बातों से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बेसिकली मार्क जुकरबर्ग या फिर और भी ऐसे जो बड़े इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, वो हमेशा टी शर्ट और जीन्स में ही घूमते हैं। उनको कभी शायद ही मैंने मार्क जुकरबर्ग को कभी शूट वूट में देखा हो, तो मैं थोड़ा सा डिपेंड उससे करता है। रिलेट कर आप पा रहा हूँ। देयर आर सम पीपल जो सूट बूट में भी आपको हमेशा दिखेंगे, वो भी बहुत सक्सेसफुल है। अब कुछ ऐसे लोग जो कभी सूट बूट ही नहीं पहनते होंगे, वो भी बहुत सक्सेसफुल है। राइट। तो एग्जैक्टली। इट्स टोटली, अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब लोग अपने-अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे लगा कि किसी से मिलना नहीं है, जुलना नहीं है, तो जिस ट्रेडिशन में मैं पला-बड़ा हूँ, जो कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं, समटाइम्स अब जब मीटिंग, सेमिनार चलता है, तो शायद मैं कुर्ता-पजामा नहीं पहन पाता हूँ। हाँ। मुझे लगा अब जब किसी से नहीं मिलना है, अपने आप में ही रहना है, तो कुर्ता-पजामा पहना जा सकता है। अभी पीछे मैं कल ही देख रहा था महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का हाँ। हाँ। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बोला कि लोगों को कुछ भी लगता है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मैं घर में आज भी लुंगी पहनता हूँ। अमेजिंग। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये उनका स्टाइल हो सकता है।
अक्सर ही देखा गया है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिनको ग्रेट बनना होता है, जो ग्रेट बन रहे होते हैं या फिर जो ग्रेट होते हैं, दे डोंट केयर व्हाट पीपल से अबाउट देम। राइट, ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, देखो देखो पता है क्या है, आपका कोई भी ट्रेडिशन है, कोई भी कल्चर है, कोई भी सूट है, हुँ, वल्गर नहीं होना चाहिए। राइट, मतलब वो, अगर मैं बात करूं कि ऐसा नहीं है मैं हूँगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्ते पजामे में सेमिनार में भी चले जाते हैं, वो भी एक ड्रेस है। और राइट, दैट्स अ गुड ड्रेस, वो हमारा ट्रेडिशन है। मतलब राइट, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अगर ब्रिटिश ड्रेस कोड को फॉलो करूं तो ही मैं बिजनेसमैन हूं, मैं इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करके नहीं हो सकता। कोई प्रधानमंत्री है जो पैंट कोट पहनता है, शास्त्री जी थे जो धोती कुर्ता भी पहन लेते थे, मोदी जी हैं कभी सूट भी पहन लेते हैं, कभी कुर्ता पजामा भी पहन लेते हैं, और आजकल तो वो गमछा भी पहनते हैं। तो क्या वो हुँ, प्रधानमंत्री नहीं रहे या उनकी गरिमा नहीं रही? ड्रेस कोड मतलब मुझे नहीं लगता बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मुझे लगता है आपका अमेज़िंग, कैरेक्टर, हुँ, आपका बिहेव, ये चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ैक्टली, आपकी, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी बॉडी से आपकी सोल जो है, आपकी आत्मा जो है, आपके शरीर से ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी आत्मा मलिन है, आपकी आत्मा गंदी बिज़नेस है, को कोई और मतलब आपने आपने बहुत अच्छे और चमकीले और बहुत क्लीन कपड़े पहने हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता वो अच्छा आदमी बन जाएगा। अच्छा आदमी बनने के लिए अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा, अच्छी इंटेंशन का होना बहुत। राइट, एग्ज़ैक्टली, वेरी करेक्ट सर, वेरी ट्रू। सो आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अ, ओके लाइफ केयर आपने स्टार्ट किया और अभी मुझे लगता है 3.5 साल हो चुके हैं। जी। 3.5 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत छोटा पीरियड होता है, बहुत छोटा पीरियड है। और सिर्फ 3.5 साल के पीरियड में ओके लाइफ केयर को अगर मैं देखता हूँ तो आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा सेंसेशन बन चुका है ये। आज शायद हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ओके लाइफ केयर को अपना एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर मान रही है। सो ये सिर्फ 3.5 साल के पीरियड में, इतने छोटे पीरियड में कैसे हुआ सर? इसको इसका क्या लगता है आपको? ये कैसे हुआ? ये सागर जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि 3.5 साल बहुत छोटा पीरियड होता है उन लोगों के लिए जो बाहर से देखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पीरियड होता है जिन्होंने 3.5 साल संघर्ष किया होता राइट। है, जिन लोगों ने लगातार मेहनत की है, जिन लोगों ने कुछ और देखा ही नहीं है। हुँ, हुँ। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ 3.5 साल, 3.5 साल हमने 3.5 साल तो आपको वो दिख रहे हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को हुए। तो 3.5 साल के पीछे 17 साल का इस इंडस्ट्री का दर्द भी है। इस राइट। इंडस्ट्री के चैलेंजेस भी हैं, वो स्ट्रगल भी है, वो अप एंड डाउन्स भी हैं, वो एक्सपेंसेस भी हैं जो हमने इससे पहले लिए हैं इस इंडस्ट्री। हुँ। अल्टीमेटली ये 3.5 साल की कंपनी हो सकती है, पर इसकी मैनेजमेंट 3.5 साल पुरानी नहीं है। इसकी मैनेजमेंट बहुत पुरानी है। राइट, इसकी मैनेजमेंट का मैनेजमेंट वो है एक्सपीरियंस जो बहुत पुराना है। राइट। बहुत पुराना है। वो यहाँ के दर्द जानते थे, तकलीफ जानते थे, चैलेंजेस जानते थे। एक छोटा आदमी से लेके कस्टमर आपको क्या जवाब देता है, आपसे क्या सवाल करता है, वो चीजें पता थी। वो क्या एक मार्केट की डिमांड क्या है, वो चीज पता थी। मार्केट में कंपटीशन क्या है, वो चीज पता थी। और सबसे बड़ी चीज क्या है, हमने किसी को फॉलो नहीं किया, हमने किसी को कॉपी नहीं किया, हमने वो, मैं हमेशा कहता हूँ, इफ यू हैव, मेरी बड़ी पेट लाइन है, इफ यू हैव सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम यू कैन डू बिजनेस। राइट। अगर किसी प्रॉब्लम का समाधान आपके पास है तो आप व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि किसी व्यापार कहाँ होगा, व्यापार वही होगा, लोगों को आपकी जरूरत है, लोग किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अगर आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं तो लोग आपके साथ आएंगे, हुँ, लोग हुँ। आपके पास आएंगे, लोग आपके साथ काम करेंगे। हमारी इंडस्ट्री का चैलेंज ही था, हमारी इंडस्ट्री में चैलेंज बड़े सारे थे, हमारी इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस थे, इस इंडस्ट्री को इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना हाइपर और इतना ड्रीम सेलिंग बेस बना दिया गया था 17 साल में, कि एक आम आदमी, कॉमन आदमी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में अभी भी मैं एक बड़ी चीज बोल रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में अभी भी बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत अब थोड़े से आने लगे। इस इंडस्ट्री में बहुत अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास ये लोग नहीं आते थे। इस इंडस्ट्री में वो लोग आते थे जो स्ट्रगल करके अपना मुकाम हासिल करना चाहते थे, जो लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, और जिन लोगों के पास इन्वेस्ट करके बड़ा बिजनेस करने का सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास खुद को दांव पे लगाने की ताकत है, लेकिन वो शायद एक समय में 5, 7, 10 हजार रुपए भी खर्च नहीं कर सके। ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, और उन लोगों के लिए चैलेंजेस इतने खतरनाक थे। कहीं पे बल्क सेल थी, कहीं पे ओवर प्राइसिंग था, कहीं पे, और प्राइसिंग होने से एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास से आया हूँ, मैं किसान परिवार से आया हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मेरे आजू बाजू पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी महंगे प्रोडक्ट पे किसी भी प्रोडक्ट को मुझसे खरीदेगा नहीं, और नहीं खरीदेगा तो मेरे नाकामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर मुझ में बहुत दम होगा, बहुत सीखने की ललक होगी, बहुत टिके रहने का मादा होगा, मुझ में संघर्ष करने का मादा होगा, लड़ने का मादा होगा,
भिड़ जाने का मादा होगा, सारी बुराइयां झेल के भी टिके रहने का मादा होगा, तभी मेरे लिए कोई स्कोप बनता था डायरेक्ट सेलिंग। राइट। तो हमने उस चैलेंज को समझा, उस दर्द को समझा, हमने जो चीज़ पहले ही शुरू की, हमने उस चीज़ों को हटाना शुरू किया, जो इस संघर्ष को लंबा कर देता था, जो परेशानियों को लंबा कर देता था। आप प्रोडक्ट लेके किसी के पास जाते थे, वो आपको सीधे से बोलता था, "नहीं चाहिए यार, इस रेट में थोड़े ना होता है, मेरे को मार्केट से इतने में मिल जाता है, जब इतने में मेरे बाजू में दुकान पे मिल रहा है, तुम्हारे से क्यों लूँगा मैं महँगा?" तो उस राइट। चैलेंज हमने क्या किया, हमने उन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया, जो डायरेक्ट सेलर जो ग्रास रूट से आता था। उसे ना बिज़नेस का बहुत अनुभव होता है। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब आपके साथ जुड़ता है, एक नया डायरेक्ट सेलर जब आपकी टीम में आता है, उसे ना अनुभव होता है, ना उसे कुछ भी नहीं होता है। उसके पास सिर्फ़ एक चीज़ होती है, वो होती है उम्मीद। उसे लगता है कि वो आपके साथ लग के कुछ कर सकता है, वो आपके पास रह के सीख के लाइफ़ में अपनी आजीविका चला सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है या अपना घर चला सकता है। 25 चीज़ें ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें ही उसके ज़हन में चल रही होती हैं, कि शायद यहाँ पे मेरा कुछ हो जाए। तो वो जब मार्केट में जाता है एक महँगा प्रोडक्ट लेके, वो जब मार्केट में जाता है एक कॉम्प्लिकेटेड प्लान लेके, वो जब मार्केट में जाता है ना समझ में आने वाला प्लान लेके, वो जब मार्केट में जाके बोलता है, "ये देखो तुम्हारी इतनी बड़ी गाड़ी आ जाएगी", तो लोगों का शायद पहला सवाल पता है क्या होता है? "जिस दिन तुम्हारी आ जाए तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे साथ काम"। एग्ज़ैक्टली। ये तो हमने भी बहुत सुने हैं। तो ये जो चैलेंजेस थे ना, हमने कोशिश की इन चैलेंजेस को मिनिमाइज़ करने की, हमने कोशिश की ताकि आपका प्रोडक्ट ऐसा हो आप ले जाके रखो, वो बोले यार ये आया है, मेरे को मार्केट से भी ₹25 का साबुन मिल रहा है, यहाँ से भी 25 का मिल रहा है, ले लेता हूँ। हुँ, यार ₹127 लीटर तेल मुझे मार्केट में राइस ब्रेन ऑयल मिल रहा है, यहाँ पे भी ₹127 का मिल रहा है, ले लेते हैं। हुँ, हुँ, 42, 45, 48, ₹50 की टूथपेस्ट मुझे मार्केट में भी मिल जाती है, यहाँ पे भी 45 की मिल रही है, ले लेते हैं। कैल्शियम के टेबलेट मार्केट में भी 75 एक एक 175, 180, 190 में मिल जाती हैं, ये भी 175 में दे रहे थे, भाई है ले लेते हैं। तो हुँ, यहाँ क्या है ले लेते हैं से आपका मोटिवेशन आ जाता है, ले लेते हैं जब कस्टमर आपको बोलता है, आपका दोस्त आपको बोलता है, आपका पड़ोसी आपको बोलता है, आपका रिश्तेदार आपको बोलता है कि चल यार रख जा, 1 बोतल रख जा, हुँ, चल यार हुँ। ये रख जा, चल यार टूथपेस्ट दे जा, चल यार साबुन दे जा, चल यार चाय दे जा, चल यार ये दे जा। जब वो चल यार ये दे जा कह जाता है ना, तो आपके लिए रास्ता खुल जाता है। लेकिन जब वो कहता है ना नहीं यार नहीं चाहिए, बहुत महँगा है, हुँ, कहाँ तुम फँस गए हो, क्या तुम्हारे को अक्ल नहीं है, तुम्हें ये नहीं समझ में आता है, ये चीज़ मार्केट में इतने की मिल जाती है, किसने फ़ोन आया था तुम्हारे पास, ऐसी कंपनी वाले तो रोज़ ही आते रहते हैं, ये बातें, वो बातें। जब वो सुनती है ना तो आप पहले दिन जो एक्साइटमेंट के साथ बिज़नेस में इन हुए थे, वो वो डिमोटिवेशन हो उस जाता वो बदल उसी जाता दिन या उससे अगले दिन किल हो है। जाती है। राइट, राइट, तो इससे इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इससे राइट, फ़र्क पड़ता है सर आज आपने एक बीज बोया हुँ, और कल उस बीज को आंधी-तूफ़ान बर्बाद कर राइट, हाँ, हाँ, और कल आपने एक बीज बोया हुँ, और कल इतना अच्छा मौसम हो कि वो अंकुरित हो जाए। तो राइट, यहीं से आपकी मेहनत मल्टीप्लाई होती है या खत्म हो जाती राइट। है। तो हमें बॉटम समझ में आता तो इसका है। मतलब 2 चीज़ें जो मुझे समझ में आती है अभी के बातचीत से, कि एक तो प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी आपने बात करी ताकि आदमी उसे रिलेट कर जाए, हाँ, जो मैं राशन की दुकान से प्रोडक्ट लाता था जिस प्राइस में, उसी प्राइस में है ये। और दूसरी चीज़ जो प्लान जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो प्लान ऐसा हो कि एक बार में समझ में आ जाए उसको, राइट ना? बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि उसमें जब वो आपको अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आएगी, जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आएगा, जब आपको यही नहीं समझ में आएगा आप क्या काम करोगे, उसमें क्या से आपको कुछ आएगा, हुँ, हुँ, तो आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे सही तरीके से। राइट, एग्ज़ैक्टली। आपका प्लान इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उसका 40-50% अचीव भी कर लो और फिर भी आपको पता चले कि कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में। एग्ज़ैक्टली, कूल, नाइस, थैंक यू वेरी मच सर। सो मेरा आपसे अगला सवाल है सर, आपने जैसे बताया कि आपका 17 साल, 18 साल का एक्सपीरियंस है, पुराना एक्सपीरियंस भी है। तो आपके बारे में थोड़ा-सा आपका चाइल्डहुड जर्नी एंड स्कूलिंग जर्नी एंड प्रोफेशनल जर्नी जानना चाहेंगे सर? क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद मोस्ट ऑफ किसान द पीपल आपके बारे में जानते होंगे। ये किसान परिवार में पैदा हुआ हाँ, हाँ। और अगर मैं बात करूँ तो दादाजी के पास ज़मीन ठीक-ठाक थी। फ़ादर साहब, मेरे चाचा जी, ताया जी, 4 भाई थे और बड़ा जॉइंट फैमिली और अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। फिर फ़ादर साहब गवर्नमेंट जॉब करने लगे, जूनियर इंजीनियर रहे, उनके साथ बाहर पढ़ने का भी मौका मिला, उनके साथ ट्रैवल भी किया, मतलब बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। बाहर और वो मतलब एक चीज़ अब्रॉड?
नहीं, नहीं इंडिया में। अच्छा हमारे लिए जब जो गाँव का किसान आदमी होता है ना, उसके लिए शहर में जाना ही बाहर होता अच्छा है। राइट। तो बेसिकली क्या था, एक बहुत कॉमन फैमिली से, मतलब एक बहुत आम परिवार से, आम घर से मैं आया हूँ। और एक चीज़ फादर साहब ने बड़े अच्छे से सिखाई थी, वो ये थी कि किसी का गलत ना हो जाए आपके हाथ से। उनके बहुत करीब रहा हूँ मैं। और वो एक ही चीज़ कहते थे हमेशा कि किसी का तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होना चाहिए। तुमसे गलत ना हो जाए किसी का, बस ये ख्याल रखना, क्योंकि सारी चीज़ें सही हैं, जब आप किसी का गलत आपके हाथ से हो जाता है, तो फिर उसका कोई रीटेक नहीं है, आप उसे दोबारा ठीक नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल राइट। है उसको ठीक करना। क्योंकि 90% तो लोग आपको आके ये नहीं बताएँगे कि आपने मेरा ये गलत नहीं, वो एग्जैक्टली। बस आपसे दूर हो जाएँगे। तो यही सार रहा। इसी सार के साथ आगे बढ़े, गलतियाँ भी हुई अपने करियर में, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। इंटेंशनली कोई गलती नहीं हुई। जब अनइंटेंशनली कोई गलती होती है तो आपको दर्द होता है, और जब आप दर्द होता है तो आप सबसे पहले बदलते हैं। राइट। आप बदलते हैं, आप चेंज कर लेते हैं आप। तो इस इंडस्ट्री में हमसे गलतियाँ भी हुई, हमें सीखने को भी बहुत मिला, जर्नी बहुत लंबी थी, 1999 से चले। एजुकेशन की बात करें तो मैं तब +2 में था जब इस इंडस्ट्री में आ गया था। उसके बाद ओके। ग्रेजुएशन की, मैं बीकॉम पास आउट किया। और ये चलता रहा। इसके साथ जो एजुकेशन चलती रही, वो मतलब अगर मैं बोलूँ +2 के बाद, तो एजुकेशन मेरी हमेशा सेकेंडरी थॉट पे चली। हम्म। सेकेंडरी मतलब बहुत रही ज्यादा मेरे खास लिए। नहीं एजुकेशन में, और एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं थी। मतलब मतलब अगर आप बोल दो डिग्रीज, तो यस ऑफ कोर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर हम्म। आप बात कर रहे हैं डिग्रीज की, तो बहुत प्रायोरिटी नहीं हुई। बीकॉम किया, उसके बाद अभी भी पढ़ रहा हूँ, वो एक अलग पार्ट है, पर उसे आप एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे नहीं देख सकते, हम्म। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बिजनेस में ही रहा। लेकिन हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आप बात कर रहे हैं नॉलेज से रिलेटेड, तो मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, मैंने बहुत अच्छे लोगों को सुना है, मैंने डोमेस्टिक बेस्ट ट्रेनर्स को अटेंड किया, मैंने इंटरनेशनल बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स को अटेंड किया है। और मुझे जो चीज़ समझ में आती है ना, मुझे एक चीज़ आज भी समझ में आती है। मेरी अगर मैं फ़ेवरेट मूवी की बात करूँ, तो मुझे आज भी थ्री इडियट बहुत पसंद ओके। है। तो एजुकेशन आपकी कभी भी है ना कंप्लीट नहीं होती। कोई आदमी कहता है मैं एमबीए हूँ, कोई कहता है मैं पीएचडी हूँ, कोई कहता है, मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये पढ़ा हुआ है। ये राइट। कुछ डेजिग्नेशंस हैं जो आपके खाते में, और इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी सिर्फ इतनी वैल्यू है, यू आर सर्टिफाइड। दैट्स इट। हाँ। यस, यू आर सर्टिफाइड। पर आपके पास पीएचडी है और पीएचडी की नॉलेज नहीं है, तो वो पीएचडी का सर्टिफिकेशन आपके लिए, वो डिग्री आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, वो डॉक्टरेट की उपाधि आपके लिए कोई मायने नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है, वो है आपका लाइफ में आप जो काम कर रहे हो, उसको कितना शिद्दत से आप सीखा है आपने। राइट। राइट। मुझे मुझे हमेशा एक चीज महसूस हुई। मुझे लगता था मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको सीखा। मुझे लगता था कि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको मैं हमेशा सीखता रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग मुझे कहते थे कि सर आप कॉपी कर रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो। मैं उन्हें कहता था कि वक्त आने दो, लोग हमें कॉपी करेंगे, फिर पता चलेगा कौन किसको कॉपी करे। राइट। तो यहाँ क्या है, इट्स ऑल अबाउट अपग्रेडेशन। इट्स ऑल अबाउट इफ यू कैन अपडेट योरसेल्फ, यू कैन सर्वाइव। राइट। एग्जैक्टली। फिट, मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो पॉलिसी है ना, वो हर जगह लागू होती है। एग्जैक्टली। तो तो इसका मेरा मतलब मानना, एकेडमिक्स को ज्यादा तवज्जो कभी नहीं दिया, बट हाँ डेफिनेटली एजुकेशन और अपने ग्रो करने, सर अपने आप ग्रो सर करने को मिसा आपने। सर मुझे लगता है कि एकेडमिक इज अ थिंग जो आपके काम आती है। हाँ। किस चीज के काम आती है? वो आपको सोसाइटी में काम आती है, वो आपकी शादी के लिए काम आती है, वो आपकी नौकरी के लिए काम आती है। नौकरी के लिए काम आती है, वो बिल्कुल काम आती है। वो आपकी सोशल एक्सेप्टेंस क्रिएट करती है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। इसलिए मैं पूरा फोकस रखता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से अपने एकेडमिक पे फोकस करें। राइट। किसी भी पेरेंट्स को चाहिए एकेडमिक, एकेडमिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मेरे केस में क्या रहा कि मैं 17 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग में आ गया।
और ये एक ऐसा है कि जब आपको ये क्लियर हो जाए ना कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो फिर आपकी सारी एजुकेशन इसी के इर्द-गिर्द घूम जाती है। और डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन उस समय था नहीं, कोई बुक्स उस समय थी नहीं, क्योंकि जितनी भी थी वो मोटिवेशन से रिलेटेड, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड ही थी। मेरे साथ क्या था, मेरा क्लियर हो गया था कि मैं लाइफ में शायद इसके अलावा कुछ और नहीं कर, तो इसलिए मैंने पूरे का पूरा फोकस जो है इसी पे रखा और एकेडमिक वो करता चला गया, जब तक मुझे घर वाले ये ना कहें कि ये नालायक है, ये इसने कुछ नहीं किया, इसने ग्रेजुएशन नहीं की, इसने ये नहीं किया, बीच में छोड़ दिया। तो इसलिए उसे बीच में नहीं छोड़ा, लेकिन ग्रेजुएशन करते-करते आई वाज़ ऑन दैट लेवल कि उस वक़्त जो पे आउट मुझे बन रहा था, वो शायद बहुत कम लोग उसके बारे में कल्पना कर पा रहे थे, इसलिए वो पढ़ने का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा। ओके। इसका मतलब बहुत कम उम्र में आपने बहुत अच्छी-अच्छी अचीवमेंट हासिल कर ली थी उसी वक़्त डायरेक्ट सेलिंग में, राइट? अगर आप बात करें 99 में आया, उस समय सोनाटा गोल्ड और सफारी होती थी मेरे पास। 2001 की अगर आप बात करें तो उस समय ये लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना, 99 टू 2001 टू, और फिर हाँ, हाँ। बिकी भी, ऐसा नहीं कि नहीं बिकी, बिकी भी, साइकिल पे भी वापस आए। दैट तो वाज़ मतलब 17 साल की उम्र में 99 में आपके पास सोनाटा गोल्ड थी और वो भी खुद के पैसों से खरीदी हुई, डायरेक्ट सेलिंग के पैसों से खरीदी हुई। डायरेक्ट सेलिंग से ही आती थी सर, और तो कोई ज़रिया था नहीं। अमेज़िंग, अमेज़िंग। हाँ, आप कंटिन्यू कर रहे थे सर उसके बाद बिकी भी उसके बाद? उसके बाद बिकी भी वापस साइकिल पे भी आए, दोबारा बाउंस बैक करने की सोची भी, बहुत सारे दोस्त भी साथ में होते थे, वो कहते थे यार अब बगैर गाड़ी के कैसे होगा? मैं कहता हूँ यार हम थे तो गाड़ी आई थी, हमारी मेहनत से गाड़ी आई थी, हरियाणा रोडवेज़ में, इस रोडवेज़ में, उस रोडवेज़ में बैठ-बैठ के गाड़ी आई थी, और अगर हम फिर मेहनत करेंगे तो फिर आ जाएगा। राइट। बट कुछ साथी थे जो सर्वाइव कर गए, कुछ साथी थे जो अपनी गाड़ी के साथ ही इस इंडस्ट्री से बाहर हो गए। तो मुझे लगता है ये इंडस्ट्री है ना, इनिशियली इंडिया में हाँ, हाँ, बहुत उतार-चढ़ाव के साथ थी, क्योंकि इसको लेके कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था। एग्ज़ैक्टली। इसको ले 2000 से तो एक बड़ा चैलेंज चल पड़ा था इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में कि जनरेशन और बाइनरी रिवाइवल, मतलब दोनों का ही आपस में एक अजीब-सा कॉम्पिटिशन देखने को रहता था। इधर बाइनरी वाले जनरेशन वालों को अच्छा नहीं बताते थे, या जनरेशन वाले बाइनरी वालों को अच्छा नहीं बताते थे। तो ये भी अपने आप में एक जो चल रहा था वो आज तक चल रहा है। हाँ, ये आज तक चल रहा है एग्ज़ैक्टली। ये आज तक चल रहा है। हाँ, हाँ, ऐसे में फायदा बहुत बार बीच-बीच में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में गलत कंपनीज ने उठाया। राइट। पीछे भी आपने देखने को मिला होगा ऐसी कंपनी। यहाँ एक चीज़ क्लियर है बॉस, इस इंडस्ट्री में सर्वाइवल सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका है जिसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट और क्वालिटी पे बात कर रहे हैं ना बॉस, अगर आप कस्टमर को सैटिस्फाई कर रहे हैं ना बॉस, तो आपका मॉडल कभी भी गलत नहीं हो सकता। राइट, मॉडल वहाँ से गलत शुरू होना वो होता है जब एंड यूज़र के पास धोखा हो जाए। मैं एग्ज़ैक्टली। हमेशा कहता हूँ, मॉडल के डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के गलत होने का एक ही चेक पॉइंट है जिसको आप चेक कर लो। जहां एंड यूजर के साथ धोखा हो रहा हो, हुँ, हुँ, वो गलत मॉडल है। राइट, जहां, क्योंकि सबसे वो कहते हैं जी ये तो कमा लेगा शुरुआत में आया, ये तो कमा लेगा जी शुरुआत में आया, ये नहीं जोड़ पाएगा, ये नीचे नहीं बना पाएगा, ये नीचे प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा, तो इसका क्या होगा? राइट, जहां ये सवाल आ जाए ना इसका क्या होगा, फिर वो गलत है। वो गलत मॉडल। राइट, बहुत सिंपल, मतलब पता क्या, टेक्निकल समझाऊंगा तो कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। और बॉटम चेक है, जैसे अभी बोला ना, गवर्नमेंट ने जैसे कोरोना के लिए रैपिड टेस्ट किट बनाई, तो उसमें क्या किया कि क्या बॉडी एंटीडोट क्रिएट कर रही है? हुँ, हुँ, अगर क्रिएट कर रही है तो इसका मतलब चांसेस है फिर इसको फर्दर टेस्ट के लिए ले राइट, जाओ, राइट? तो डायरेक्ट सेलिंग का जो बेसिक चेक पॉइंट है ये चेक करने का कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्लान सही है कि नहीं है, ये कंपनी सही है कि नहीं है, ये मॉडल सही है कि नहीं है, वो ये है कि एंड यूजर को क्या मिल रहा है। अगर एंड यूजर को वैल्यू फॉर मनी मिल रही है तो आपका मॉडल कभी भी गलत नहीं हो सकता, और एंड यूजर को अगर वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही है तो आपका मॉडल कभी भी सही नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल बॉटम पे जाकर के हम सोच रहे हैं, बिल्कुल बॉटम पे जो आज जुड़ा है, वो भी उसको भी लॉस नहीं होना चाहिए। सर मैं उसके कह रहा साथ हूँ में वो कुछ आगे एक टीम नहीं बना पाए, वो आगे एक बिजनेस प्लान नहीं दिखा पाए, वो आगे बिजनेस नहीं कर पाए, वो 1 रुपए अपनी लाइफ में कमा नहीं पाए,
तो भी अगर वो सेटिस्फाइड है, उसे लगता है उसके घर पे वैल्यू फॉर मनी डिलीवर हुआ है, उसने जितने पैसे दिए हैं, उतने पैसे का प्रोडक्ट उसके घर पे गया है, तो ही आपका मॉडल सही है। अगर यहाँ पे चूका तो फिर आपका मॉडल सही हो नहीं सकता। क्योंकि एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना आगे टीम बना पाते हैं, ना आगे प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं, ना प्लान दिखा पाते हैं, ना मीटिंग कर पाते हैं। सिर्फ वो बायर की तरह आते हैं और फिर शांत बैठ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आज के बाद उन्हें लगेगा यार तुम तो लुट गए, तुमने तो बहुत महंगा खरीद लिया। फिर वो 10 लोगों को नेगेटिव करने निकलते हैं और ये इंडस्ट्री नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो एंड यूजर ने देखा, अरे यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारा क्या गया, तुम्हारे पास एक शानदार टूथपेस्ट 45 रुपए में आ गई, तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया साबुन 25 रुपए में आ गया, फील करके मजा आ गया। वो अपने सीनियर को फोन करके बोले बोले सर धंधा वंदा गया तेल लेने, मेरे से नहीं होता है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, पर एक चीज कर देना, आपका ये वाला प्रोडक्ट अगले महीने मेरे पास भिजवा देना, घर वालों को पसंद बहुत राइट। है। पीपल कॉल इट द राइट डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। मेरी परिभाषा में यही डायरेक्ट सेलिंग का असली और सही मॉडल। राइट, एग्जैक्टली। और जो कि इनिशियली जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आई थी तो बिल्कुल अपोजिट था। मुझे याद है कि मेरी जब फर्स्ट कंपनी थी सिर्फ, उसमें जो मेरे अपलाइन थे, उनके जो अपलाइन थे, तो उन्होंने बताया था उनके गांव में गाय भैंसे हुआ करती थी और जिस कंपनी से वो एसोसिएटेड थे उस वक्त उनके पास कार वॉश आती थी। तो उनके अपलाइन ने ये बोला था कि तुम्हारे घर में गाड़ी तो नहीं है, गाय को धुल लो उस कार वॉश से। तो ये हालत थी। तो मतलब कहीं ये भी। आप इसे समझो सर, इनिशियली जब कोई चीज आती, अगर आप इनिशियली गाड़ी को देखोगे, जब कार बनी थी तो वो तांगा गाड़ी जैसी लगती। राइट। लेकिन सहज 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 आज वो मर्सिडीज, आज वो जगुआर, आज वो बेंटली, आज वो रोल्स रॉयस और आज वो फरारी का रूप ले चुकी है। शुरुआत में जब चलती थी तो 30-35 की स्पीड बड़ी स्पीड मानी जाती थी, आज वो 300 350 की स्पीड पे भी चलती है। राइट। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरुआत करके आपने उसे लगातार अपग्रेड किया कि नहीं। हम्म। इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई आपको पता है? साइबर कैफे पे जाना पड़ता, राइट। आधी बार चलता नहीं था। 2G आया तो जश्न मना था, फिर 3G कब आ गया पता नहीं चला, 4G कब आ गया, 5G की बातें हो रही हैं। राइट। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कोई भी सेक्टर ग्रो करता है विद द टाइम। उस समय जब वो इंडिया में आया, वो इंटरनेशनल कंपनी को फॉलो कर रहा था। इंटरनेशनल कंपनी की अपनी लिमिटेशंस थी, क्योंकि उसे दूसरे देश से यहाँ प्रोडक्ट लेना था, उनको बहुत सारी ड्यूटीज पे करनी थी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, और यहाँ पे लैंडिंग कराते कराते उनका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता था। तो राइट। हमारी कंपनियों ने इस टैक्स को और इसको तो ये समझ लिया कि जब वो इतने का बेच सकते हैं तो हम भी बेच लेंगे, इनसे 10% कम बेच लेंगे। जबकि उनको वो इम्पोर्ट ड्यूटी और वो ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, इंटरनेशनल उसकी मैनेजमेंट के ट्रैवल फेयर्स वगैरह कुछ झेलने ही नहीं थे, और फिर भी उनकी कॉस्ट लगभग वैसी ही थी। तो ये क्यों थी? क्योंकि क्योंकि उनको उसमें मार्जिन दिखता था। हम्म। उन्हें लगता था कि हम इंडियन है, हमें ना इम्पोर्ट ड्यूटी देनी है, ना ये करना है, ना करना है, तो हम भी मार्जिन बुक कर लेते हैं, उनसे 10% कम बुक कर लेते हैं। तो बड़े मार्जिन का बिजनेस। पर जैसे ट्रू। जैसे कंपटीशन आता है, एक चेंज आता है कंपटीशन के साथ, जैसे जैसे वो इंडस्ट्री ग्रो करती है एक चेंज आता है। और वो चेंज होता है कि कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो वो कस्टमर और कंज्यूमर फ्रेंडली हो जाती है ऑटोमेटिक। हम्म। ग्रोथ का मतलब ये है कि कंपटीशन आएगा, ग्रोथ आएगी तो दूसरी पार्टी भी आएगी, ग्रोथ आएगी तो तीसरा भी कमाने के लिए आएगा, ग्रोथ आएगा तो उसमें चौथा भी आएगा, ग्रोथ आएगा तो उसमें हजारों लोग आएंगे उस बिजनेस को करने के लिए। और जब हजारों लोग आएंगे तो कंपटीशन भी होगा, और कंपटीशन होगा तो वो कंज्यूमर फ्रेंडली बनेगा ही बनेगा, वो कस्टमर फ्रेंडली बनेगा ही। अगर आप बात कर रहे हैं 18 रुपए की आउटगोइंग होती थी, 16 रुपए की इनकमिंग होती थी, आज देखो आज रेट क्या है। हम्म। कॉल एग्जैक्टली। टेलीकॉलिंग सेंटर को देख लो। चेंज क्या है? चेंज ये किया ना, कंज्यूमर फ्रेंडली हो रहा है। ग्रोथ का मतलब कंज्यूमर फ्रेंडली। जब भी कोई इंडस्ट्री ग्रो करेगी वो कंज्यूमर फ्रेंडली होगी, और ये 3.5 साल नहीं, ये मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था कि अब ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, क्योंकि गाइडलाइन आ गई है, सब कुछ हो गया है, और चीजें बदल रही हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बन रही है। तो हम पहले दिन से ही एक चीज लेके चले थे, दैट वाज आवर विजन, कि ये फ्यूचर में अगर होगी तो हम किसी के हिसाब से क्यों बदले, हम क्यों ना पहले ही जो चीज आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद होनी थी उस समय, अगर 2016 की बात करूं, हम्म। 2020, अगर हम बात कर रहे हैं 2025 में, ये 64 से 65 हजार करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी, तो ग्रोथ तो आएगी ना, ग्रोथ आएगी तो कंपनीज भी आएंगी, राइट। लीडर्स भी आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आएंगे, डायरेक्ट सेलर्स भी आएंगे, कंज्यूमर्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा। राइट।
तो इसका क्या मतलब ये समझ सकते हैं कि ओके लाइफ केयर लोगों को ड्रीम बेचकर अपने साथ नहीं लाना चाहती, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने साथ लाना चाहती है। इज इट? देखिए, ड्रीम सेलिंग आप एक बार कर सकते हैं। जब हुँ, उसका सपना टूटेगा तो वो 1000 लोगों को जाके बताएगा, हुँ, राइट। और आप 1000 लोगों को कभी ड्रीम नहीं बेचोगे, और क्योंकि वो शायद 1000 इसीलिए लोग पहले। इंडस्ट्री क्यों नेगेटिव होती है। सर, इंडस्ट्री के नेगेटिव होने के रीज़न ही है कि मैंने बोला ना, एंड यूज़र जहाँ पे सैटिस्फाई है, हुँ, वहाँ पे ड्रीम सेलिंग की ज़रूरत है। जहाँ एंड यूज़र लॉस में जा रहा है, वहाँ आपको ड्रीम सेल करना एग्ज़ैक्टली। सुपर्ब! अल्टीमेट, थैंक यू सर। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं कि डी के सहारन जो कि फ्रंट फेस हैं ओके लाइफ केयर के, ओके लाइफ को सब कुछ यही सँभाल रहे हैं। फिर भी कुछ लोग ये कन्फ्यूज़ हैं कि सीईओ हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ओके लाइफ केयर में, ही इज़ नॉट ओनर। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे सर? है। या तो भैया, जब आपको इतना पता है तो आपकी कंपनी के ओनर्स को भी बहुत पता होगा, क्यों नहीं वो उसको डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम सैलरी देके हायर क्यों नहीं कर लेते? राइट। तो कॉम्पिटिशन लड़ना ही नहीं पड़ेगा। हुँ, हुँ, कॉम्पिटिशन एक ही आदमी को खरीदने से खत्म हो जाता है, खरीद लो यार। लेकिन एग्ज़ैक्टली, लेकिन सबको पता है सर क्या है। लोगों को एग्ज़ैक्टली। कंपटीशन जब लड़ना होता है, मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा कंपटीटर वो है जो प्रोडक्ट पे लड़े, जो प्लान पे लड़े, डिस्ट्रीब्यूशन पे लड़े, एथिक्स पे लड़े, सिद्धांत पे लड़े, कंपनी पे लड़े। जो पर्सनल बातें करे तो मैं उसको तवज्जो देता नहीं, क्योंकि पर्सनल तो कोई कुछ भी कह सकता है सर। पर्सनल तो राम के बारे में भी कहा जाता है और रावण के बारे में भी कहा जाता है। मैं बिल्कुल अभी सही। पीछे गाड़ी लेके जा रहा था, तो मैंने एक गाड़ी देखी, तो उसके पीछे लिखा हुआ था जय दादा रावण। हुँ, हुँ। तो जय? मैंने अभी दादा रावण की जय दादा रावण, ओके, तो लिखा हुआ था किसी ने। ओके, अब वो उसका पर्सनल विचार है ना, वो लिख सकता है। राइट। और ऐसे ही हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे जी अरे राम जी ने राम जी बहुत बढ़िया थे, लेकिन यार उन्होंने अपनी पत्नी को लोगों के कहने पे छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से अग्नि परीक्षा ले ली थी, उसके बाद भी छोड़ दी। तो खामियां और खूबियां निकालने वाले के दिमाग पे डिपेंड करता है। आप जो खोजने चलोगे, क्योंकि एक वो चीज मिल है, जाएगा। वो मिलेगा। ये तय है, ये प्रकृति का नियम है। आप जो खोजने जाएंगे आपको वो मिलेगा। आप खामियां खोजने जाओगे आपको खामियां मिलेंगी। आप खूबियां खोजने जाओगे आपको खूबियां मिलेंगी। मैं तो कभी नहीं कहता कि डी के सावंत खामियां रहित इंसान है, मैं तो बन नहीं सकता सर। मैं तो इन खामियों से कोई नहीं हो बहुत प्यार सकता। करता हूँ जो मुझ। अमेज़िंग, सुपर्ब! नाइस। ठीक है, सो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है सर कि इसका सिंपल सा है सर, अगर किसी को लगता है सीईओ है तो हुँ। कह दो पूरी इंडस्ट्री की नाक में दम हो रखा है इस कंपनी से, इसके सीईओ को साथ में ले लो यार। इट्स नॉट राइट, दैट इजी, इट्स नॉट दैट इजी सर, इट्स नॉट दैट इजी। नाइस। अच्छा, आपके एक लाइव सेशन में मैंने सुना था सर कि आपने ये मेंशन किया था कि ओके लाइफ केयर फ्यूचर की सबसे बड़ी ऑर्गनाइजेशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो इस लाइन को मैं थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ कि इसका बेस क्या है? क्या ऐसा कैसे ऐसा किस बेस पे आप ऐसा सोच रहे हैं? कैसे होगा ये? आप इसे समझ लीजिए कि आज जो हो रहा है इंडस्ट्री, प्राइस के नाम पे, प्रोडक्ट के नाम पे, अफोर्डेबिलिटी के नाम पे, ये आज से 3.5 साल पहले इसकी सुगबुगाहट भी नहीं थी इसकी। राइट, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इंडस्ट्री 3 साल, 3.5 साल में प्राइस वॉर की तरफ चली जाएगी। राइट। इनफैक्ट आपने भी नहीं सुना होगा। हम भी यही सीखते थे और सिखाते भी यही थे कि ड्रीम जगाओ, प्रोस्पेक्ट के सामने बैठो उसका ड्रीम जगाओ, ड्रीम जगाओ। मैं आपने क्या उस बोलूं, चीज़ को डेफिनिशन को ही हटा दिया, ड्रीम की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको फिर बोलता हूँ। मैंने हमेशा बोला है, अगर आपको लगता है कि आपकी मर्सिडीज देख के सेल आ जाएगी, तो फिर हुँ, मर्सिडीज को सेल करने के लिए सेल्समैन क्यों रखना पड़ता राइट, वो तो अपने आप है? बिकनी आप चाहिए। वो तो अपने आप बिकनी चाहिए, क्योंकि हुँ, उसको देख के तो दूसरे प्रोडक्ट भी बिक जाते हाँ, हाँ, हैं, तो खुद तो एग्ज़ैक्टली, बिकना ही चाहिए। सेल के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है सर, सेल आती है, सेल निकालनी पड़े, राइट? तो मेरा मानना यह है, चाहे मर्सिडीज हो चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। राइट, और जब 3.5 साल पहले मैं ये समझ रहा था कि आने वाले समय में प्राइस वॉर बहुत बड़ा की फैक्टर हो सकता है, जब कोई इस टॉपिक की तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहता था, जब कोई इस बात को करना भी नहीं चाह रहा था, जब हमने शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने हमें ये बोला था कि क्यों मार्केट को खराब कर रहे हो? मतलब आपने ये लाइन सुनी है लोगों से कि क्या, क्यों आप मार्केट को खराब, क्यों मार्केट खराब कर रहे हैं? क्यों रेट खराब कर रहे हो? ऐसे इतने प्रॉफिट्स हैं इस इंडस्ट्री में, प्रॉफिट से तो इसकी जान है, कैसे?
मैं हमेशा एक चीज कहता था, आपके समझने से नहीं होगा। मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा। जहां बिजनेस होगा, जहां ग्रोथ होगी, वहां लोग आएंगे और सही दाम पे सही प्रोडक्ट बेचने की पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट होगी ही होगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट और काम कर रही है ऐप के ऊपर, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये लिमिटेशंस तय हो सकती हैं कि आपका प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया में, इस प्राइस में, इस टैग में, इसमें जाना चाहिए। राइट, ओके। राइट। तो जब हमने उस चीज को 3.5 साल पहले देख लिया था कि 2020 में क्या होगा, तो 2020 से 25 में क्या होगा, वो 64-65 हजार करोड़ की जो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, वो सही प्राइस हुए बिना नहीं हो सकती, अफोर्डेबल प्राइस हुए बिना नहीं हो सकती। वो क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन तो 130 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उसमें लगभग 80 से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी बाइंग कैपेसिटी मिनिमम है। राइट, मिनिमम बाइंग कैपेसिटी के कस्टमर को आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। राइट। राइट। तो पहली चीज तो ये थी जो हमने 3.5 साल पहले बोली थी कि इंडस्ट्री बदलेगी, और शायद आज आपको लग रहा होगा कि इंडस्ट्री बदल गई। बिल्कुल। 42 महीने पहले कोई आदमी बोलता है देयर विल बी प्राइस वॉर, लोग बदलेंगे, अपडेट होना पड़ेगा। मेरा पहला स्लोगन जो था पहली मीटिंग में मैंने बोला था, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। राइट। वो इनफैक्ट सिर्फ इस वजह सिंपल से था। इनफैक्ट इस वजह से देखा जा रहा है कि अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने प्राइस को स्लैश कर रही है। सर ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया हाँ, इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज है। है, ये लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, कस्टमर के लिए बहुत बढ़िया है। ये हमारे बिजनेस को जो एक्सेप्टेंस देगा, सिर्फ हमारे करने से नहीं एक्सेप्टेंस आएगी, हम्म। पूरी इंडिया में कस्टमर्स के बीच में डायरेक्ट सेलिंग की एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब बड़ी कंपनियां, पुरानी कंपनियां, अच्छी कंपनियां भी प्राइस वॉर में उतरेंगे। राइट। क्योंकि कुछ को हम जगाएंगे, कुछ को वो जगाएंगे, कुछ को कोई और जगाएगा। इट्स अ पॉजिटिव साइन। राइट। ये तो इनफैक्ट अगर मैं बात बोलूं तो जो मिशन हम लेके चले थे, ये तो उसके कामयाब होने का सिम्पटम है। सिम्टम है। हम्म। ये तो शुरुआत है। अभी कुछ लोगों ने किया है, आगे चल के बाकी के लोग और करें। देखो कंपटीशन है, कंपटीशन में जीतेगा वही जिसमें दम होगा। हम्म। आप ये मत सोचें कि दूसरा भी करने लगा और वो भी कम कर देगा तो कैसे बिजनेस होगा। हम ये इट्स अ वेरी गुड। हमारा तो मानना ये है, इंडस्ट्री ग्रो अगर 65,000 करोड़ की होगी और आप में दम होगा उस 65,000 करोड़ में से अपना हिस्सा लेने का, तो फिर आप बिजनेस करने के लायक इंसान हैं। अगर आप ये उम्मीद करें कि दूसरा गलती करे और आप बिजनेस कर ले जाओ, हम्म। फिर आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं है, फिर आप शातिर बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप वो, अगर मैं वर्ड बोलूं, लिचड़ काइंड ऑफ बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप अच्छे बिजनेसमैन कौन होता है, जो अपने से पहले अपनी इंडस्ट्री के बारे में सोचे कि हमारी राइट। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो सब ग्रो करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सिंपल है। और अगर ये काम बाकी की कंपनियां और करना शुरू कर दें, तो ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी से एक्सेप्टेड हो जाएगी। इस इंडस्ट्री की एक्सेप्टेंस बन जाएगी, इसकी इमेज अच्छी बन जाएगी। जो चैलेंजेस इस इंडस्ट्री के बारे में, जो धारणाएं, परसेप्शंस बनी हुई है, वो परसेप्शंस फट जाएंगी। लोग और तेजी से इस इंडस्ट्री की तरफ आना शुरू कर देंगे, क्योंकि रोजगार तो लोगों को चाहिए। यही तो चैलेंज था। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमने आगाज किया था, ये उसका कामयाबी मुझे नजर आ रही है। मुझे नजर आ रहा है कि जिस चीज के लिए हमने बिगुल बजाया था, वो होना शुरू हो गया। राइट। तो ये तो पहली चीज तो मुझे आज जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं, हम्म। वो मुझे आज बहुत ज्यादा है। वो मुझे आज सबसे पहले जो चीज मैं 42 महीने से बोल रहा था कि ये होगा और ये हम्म। भविष्य में होना ही है, और मैं आज फिर बोल रहा हूँ, जो अभी भी नहीं कर रहा उसे और करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। उसे करना ही पड़ेगा और कोई इलाज है ही नहीं। क्योंकि हम्म। अगर आप चाहते हो, आप इंडस्ट्री का बेहतरी चाहते हो, आप चाहते हो लोग इसमें आए, आप चाहते हो कस्टमर इसके साथ जुड़े, आप चाहते हो इसकी इमेज अच्छी हो इंडस्ट्री की, आप चाहते हैं लोग आपको रिस्पेक्ट से देखें, आपकी सोशल एक्सेप्टेंस बन जाए, तो यही एक रास्ता है जिस पे चल के ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो हमने चीजें शुरू की थी 3.5 साल पहले, अगले साल 6 महीने के अंदर इंडस्ट्री की सारी कंपनियां उस रास्ते पे चलें, ताकि उस रास्ते से हमारी इंडस्ट्री हकीकत मायने में ग्रो करे, सोशल एक्सेप्टेंस हो, एक लीडर की सोशल रिस्पेक्ट डेवलप हो। एग्जैक्टली। तो क्या आपको लगता राइट। है सर यही एक रीजन अब है नहीं, जिसको? ये एक रीजन नहीं होता सर। सिर्फ एक हाँ। रीजन से कोई भी कंपनी महान कंपनी नहीं। ओके। सिर्फ प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस पे लाने से कंपनी महान नहीं बनती। ठीक है। अफोर्डेबल के साथ साथ में क्वालिटी भी डिलीवर होनी चाहिए, राइट। लुक फील में भी, ब्रांडिंग में भी वो कंपनी अच्छी नजर आनी चाहिए।
उसकी सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसका उसका आईटी प्लान। भी उसका आईटी भी अच्छा होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, उसके एथिक्स भी अच्छे होने चाहिए, और सबसे बड़ी चीज कल क्या होगा उसे समझने की अक्षमता भी होनी चाहिए। राइट। 2025 तक और क्या क्या चेंजेस आएंगे उसकी अक्षमता होनी चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए। आने वाले समय में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां और इंडिया में आएंगी। हम्म। मैं बहुत पहले बोलता था इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। पिछले 10 साल में आई हुई कोई भी यूएसए की, रसिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देखिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि उनके प्राइस इंडिया में आते आते बहुत महंगे हो जाते हैं और हमारे लोग महंगे चीजों को आज भी अफोर्ड नहीं करते। और राइट। रिसेशन के बाद तो बिल्कुल नहीं, लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल नहीं, मार्केट पूरी तरह बदलने वाली। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में हम बड़े इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम इसलिए बड़े होंगे कि हमारी तैयारी अच्छी है, हम इसलिए अच्छे होंगे कि हम कल के लिए आज अपने, अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमने बोला कि 5 ऑफिसेज हम खोलने जा रहे हैं इंडिया में, 18 वेयर हाउसेज खोलने जा रहे हैं हम लोग इंडिया में। आज हमारे अच्छी अच्छी कंपनी से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस स्टाफ हम लोग लेके आ रहे हैं ताकि चीजों को और बेहतर और नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सके। आज हम लोग अपनी नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, आज हम लोग नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप विजन की बात करोगे तो इंडिया में हम पहली कंपनी है जिन्होंने फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लिंजर लॉकडाउन के दौरान अनाउंस किया है कि हम लॉन्च करने वाले इनफैक्ट लॉकडाउन के दौरान ही मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च का अनाउंसमेंट किया है आपने। हैं। जी, अगर आप इसी दौर में देखोगे तो हमने सेविंग क्रीम की, क्योंकि लोग पता नहीं अब कब वापस सैलून्स में जाना शुरू करेंगे, हम्म। और बहुत सारे लोग तो फिर भी सैलून में नहीं जाएंगे, हम्म। तो उनको अपना सेव घर पे करना है, तो सेविंग क्रीम चाहिए। हम्म। आपके घर में फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल आते हैं, तो आपको उनको वॉश करना पड़ता है, क्योंकि आपको जर्म्स का, कोरोना वायरस का थोड़ा सा खतरा रहता है। तो आपके राइट। पास क्या अल्टरनेट है वेजिटेबल्स को वॉश करने का? आप गर्म पानी में लोगे, गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा आप नमक मिलाओगे, उन्हें वॉश करोगे, और ज्यादा समय तक अगर आपने वॉश कर दिया तो हम्म। उतनी उनकी लाइफ कम हो जाएगी। हम्म। क्योंकि हॉट वाटर में अगर आपने ज्यादा लंबे समय तक फ्रूट या सब्जियां रख दी तो उनकी हम्म। उतनी लाइफ कम हो जाएगी। आप 1 दिन या 2 दिन ही यूज कर पाएंगे, तीसरे दिन तो वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपने गर्म पानी में आधा बॉयल तो उसे कर ही दिया ना। राइट। एग्जैक्टली। तो आपके फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की लाइफ कम हो जाती है। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज है, वो प्रोडक्ट भी होना चाहिए था। हमने हम्म। सैनिटाइजर फ्री में किया क्योंकि नीड ऑफ द आवर है। हम्म। हमने हमारे, अगर आप सैनिटाइजर को देखेंगे, मैं एक सैनिटाइजर उठा रहा हूँ, हम्म। इसके ऊपर हमने बाकायदा एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको कहीं पे कोई एमआरपी नहीं लिखा मिलेगा। अगर आपको दिख पा रहा हो तो यहाँ पे या फिर जहां पे भी दिख पा रहा है अभी, नहीं, टेक्स्ट तो नहीं दिख रहा, बहुत छोटे में है। हाँ, शायद हल्का आपको हल्का सिंबल है। यस यस यस, नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। नॉट नॉट फॉर फॉर। सेल, यस, हाँ, ये दिख रहा है नॉट फॉर सेल, दिख रहा है, नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। हाईलाइट। इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। यस। ये जो नॉट फॉर सेल, ये आपकी तैयारी है, ये आपकी इंटेंशन है। क्या इसका आपको मतलब लगता है? सिचुएशन को देखते हुए ओके लाइफ केयर अपने आपको बदलने के लिए एकदम तैयार है। सर आप इसे समझिए, अगर आज की डेट में मैं सैनिटाइजर को बेचने निकलता तो कितना बेच सकता? एटलीस्ट 100 रुपए के छोटे छोटे डब्बे मिलते हैं, मैंने देखे हैं। बहुत बहुत। बेच सकते थे ना, राइट, बहुत बेच सकते थे। बहुत बेच सकते। 42 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है सर। मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था, 10 करोड़ से 42 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है सिर्फ सैनिटाइजर। सर अभी तो बहुत बड़ी बनने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ हाँ। आने वाले दिनों में। लेकिन हमने फिर भी नॉट फॉर सेल, हम्म। एमआरपी भी नहीं लिखा, हम्म। एमआरपी भी नहीं लिखा। नहीं लिखा, हाँ ये हाँ। हमारी तैयारी, ये हमारी तैयारी है, ये हमारी सोच है। हमें मालूम है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को इस वक्त क्या चाहिए और किस चीज का पैसा हमें उनसे लेना ही नहीं है। हम्म। यस। और इस वक्त एक एक डिस्ट्रीब्यूटर 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 सैनिटाइजर खरीद रहा होता, यस, बिल्कुल सही। लेकिन हमने उसे फ्री रखा। हम्म। हम लोगों ने वेजिटेबल एंड फ्रूट क्लींजर लेके आए, हम लोग सेविंग क्रीम लेके आए, हम लोग प्रोबायोटिक टूथपेस्ट लेके आए, हम लोग अलोए जेल टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे और नए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और अभी तो 2 4 और प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और वो आपको सारे प्रोडक्ट ऐसा लगेगा कि ये इस समय सेल को बड़ा कर सकते हैं। अमेजिंग, सुपर। तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट करके, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को देखो, अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इंडियन गवर्नमेंट हमारे आर्मी मैन को ट्रेनिंग दे के और बहुत मोटिवेट करके और बॉर्डर पे भेज दे और उसके पास हथियार नहीं हो, तो आपको क्या लगता है जंग जीत ली जाएगी? यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस है।
तो द सेम वे लीडर्स के पास नीड ऑफ द आवर का अगर टाइम प्रोडक्ट नहीं है, आज की जरूरत का प्रोडक्ट नहीं है, हम्म तो वो आज आज अगर वो बोले कि जी आप मेकअप का प्रोडक्ट बेच लो, हम्म पॉसिबल नहीं है। जाएगा कहाँ? हम्म, जाएगा कहाँ लगा के? हम्म, मैंने सनस्क्रीन लॉन्च करने वाला था, मैंने रोक दिया कि सनस्क्रीन नहीं चलेगी इस टाइम। हम्म, क्यों नहीं चलेगी? लोगों को बाहर निकलना ही नहीं है धूप में। बाहर निकलना ही नहीं। हम्म, आज मास्क बिक रहा है, आज ग्लव्स बिक रहे हैं, आज सैनिटाइजर बिक रहा है, आज हम्म, हैंड वॉश बिक रहा है। अगर आप हैंड वॉश की बात करेंगे तो हमने, क्योंकि लोग ट्रेवल करते हैं और बाहर हैंड वॉश का सबसे बड़ा चैलेंज आज इंडिया में एक भी हैंड वॉश ऐसा नहीं है जिसको आप अपने साथ कैरी कर सकते। राइट। हाँ, तो बॉटल आप होगी, पंप होगा, हमने हमने उसे सचेट्स में लेके आए और ₹1.25 का लेके आए। ₹1.25 का सैशे। ओके, हाँ, अमेजिंग। हाँ तो हाँ। ₹1.25 का आप 5 सचेट जेब में डाल के निकल सकते हो, कहीं पे भी आपको नल चलता हुआ मिल गया, कहीं पे भी कुछ मिल गया, फटाक से हैंड वॉश कर सकते हो, अपने हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो। आप हम्म ट्रेवल कर रहे हो, आपको कहीं जाना है, हैंड वॉश की बोतल आप साथ में कैरी नहीं कर सकते, आप एक वो रख सकते हैं, एक पानी की बोतल ली हम्म और वॉश किया और चल लिए। तो आपको समझना होगा वक्त के साथ, समय के बदलाव के साथ आपके प्रोडक्ट की, आपकी पॉलिसीज की बहुत सारी चीजों को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है और वही हम करते हैं। और यही कारण है कि हम ग्रो कर जाते अमेजिंग अमेजिंग। हैं। और एक मैं बोल रहा हूँ 2025 तक हम सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगे, सबसे शानदार कंपनी बन जाएंगे। तो उसके 3 कारण हैं। नंबर 1 हमारी अप्रोच, हम्म दूसरी हमारी तैयारी और हम्म तीसरा हमारा विजन। हमें मालूम है 2025 तक ये इंडस्ट्री किस तरफ जाएगी और जिस तरफ ये इंडस्ट्री जाएगी उसके लिए हम तैयारियां करते हुए चल। आप वंडरफुल। देखोगे बहुत पुरानी पुरानी कंपनियां बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स पे हमसे पीछे रह गई पिछले कुछ सालों में। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, उनके पास सब कुछ था, लेकिन कुछ चीजों में हम आ गए, कुछ चीजों में वो आ गए। हम किन चीजों में आ गए? जो चीजें कल होने वाली थी वो हमने वो समझी और हमने उसकी तैयारी की। वो हम्म चीजें हमें लीड करा रही है। हम्म तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है आज क्या है, आज जो है वो तो सबके पास है। कल क्या होगा? सब लोग कैसेट्स बेचते थे, कैसेट्स बेचते थे। जो लोग कैसेट्स बेचने के टाइम में कैसेट्स छोड़ के सीडीज पे चले गए वो सरवाइव कर गए। जो लोग सीडीज छोड़ के पेन ड्राइव पे टाइम पे चले गए वो चले सरवाइव कर गए। फिर हम्म लोग हार्ड डिस्क बेचते थे, हार्ड डिस्क वाले जब एसएसडी कार्ड पे चले गए तो अब उनकी सेल बढ़। मतलब आपको अपग्रेडेड वर्जन पे तो जाना ही पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट बेटर यू। राइट। आपको अपना बेहतर वर्जन लेके आना पड़ेगा, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो हम हो या कोई भी हो एक्स वाई जेड। उन्हें हर बार अपना बेहतर वर्जन मार्केट में लाना पड़ेगा और जो बेहतर वर्जन मार्केट में ला सकता है वही मार्केट में बड़ा हो सकता है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट एमएलएम में हम जानते हैं कि इस वक्त पूरे एंटायर इंडिया की जितनी आबादी है सिर्फ 1% एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडस्ट्री में। और हर किसी को पता है कि अभी भी एक नॉर्मल इंसान ज्यादा बोल रहे हैं आप, बहुत ज्यादा बोल रहे 1% से भी कम है। राइट, हैं, लेस देन बहुत वन ज्यादा बोल परसेंट रहे हैं। अगर आप एक्टिव की बात करेंगे तो किसी भी कंपनी का सेमिनार अभी तक आपने 5 या 10 लाख लोगों का नहीं देखा। नहीं, कभी नहीं। एक्टिव वो होता है जो आपकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करता इसका मतलब एक्टिव का कितना फिगर होना चाहिए? है। मुझे लगता है 0.5? अगर आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे तो 0.25। 0.25? 130 करोड़ की आबादी में 0.25 मात्र एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और 0.25 टू 0.5 इज द हम्म, मैक्सिमम फिगर किसी भी कंपनी के पास जिन्हें हाईली एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाएगा। मतलब हम्म, एक्टिव ये नहीं होता कि कभी कभी अपने लिए प्रोडक्ट खरीद लिया और एक आध हम्म, प्रोडक्ट रिटेल कर लिया। हम्म, एक्टिव वो होता है जो पे आउट बना रहा राइट। है। एक्टिव वो होता है जो आपकी मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में जा हमेशा रहा है। अटेंड कर रहा है। राइट। हम्म राइट। तो उस फिगर को अगर आपका वीडियो स्टॉप हो गया। मेरी आवाज आ रही है? एक्टिव है, अच्छा। एक्टिव वो नहीं है। एक्टिव वो है जो कम से कम 6 महीने, 8 महीने, साल लगातार परफॉर्म कर रहा है। हाँ। इस महीने कौन एक्टिव है, अगले महीने कौन एक्टिव है, उससे अगले महीने कौन एक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव हुए पैसिव हुए, एक्टिव हुए पैसिव हुए, वो एक्टिव नहीं है। जो हम्म लगातार लगातार एक्टिव है। राइट। एक्टिव रहते हैं मैं उन्हें एक्टिव मानता राइट। बेसिकली विडंबना ये है कि अभी भी एक आम इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है,
अभी भी वो इस इंडस्ट्री को एक बेवकूफ बनाने वाली इंडस्ट्री समझता है, जोड़ने जाड़ने वाली एक गलत नजरिए से देखता है एक आम इंसान। तो देखो मुझे लगता है देखो एक आम आदमी की गलती नहीं है, हाँ, हमने उसे ऐसा सोचने पे मजबूर किया। राइट, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप एक बात मुझे बताएं, जो उसे प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपए का मिल जाए, आप उसे 40 रुपए का बेचेंगे, तो सोचेगा ही बेवकूफ बना रहा है। तो वो क्या सोचेगा? हम्म, आप उसके पास जाके 5,000 10,000 जिसके लिए कमाना मुश्किल है, 10,000 की जिसको जॉब नहीं मिल रही, उसके पास उसकी टेबल पे बैठ के ये बोलेंगे कि आप लाख रुपए महीना कमाओगे, हम्म, वो क्या सोचेगा? हाँ, हमारी बेवकूफियों की, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की बेवकूफियों ने ये इमेज बिल्ड की है, उन्होंने नहीं की, हम्म, उन्होंने खुद नहीं की, हमारी गलतियों से ये इमेज बिल्ड हुई है। जो आदमी 10,000 रुपए कमाने का ख्वाब देख के स्ट्रगल कर रहा है, पिछले 3 साल से इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है कि 10,000 की कोई नौकरी मिल जाए, अगर मैं बात कर रहा हूँ 2003 4 5 में या 95 94 में, जो आदमी 5,000 की नौकरी तलाश कर रहा है, आप उसके साथ टेबल पे बैठ के उस समय अगर कोई बोले कि इससे लाखों रुपया कमाया जा सकता है, हम्म, क्या उसे बिलीव हो जाएगा? उसे पहली जरूर किया। मैं बहुत भूखा हूँ, हम्म, बहुत भूखा हूँ, एक्सट्रीम भूखा हूँ। मुझे मैं मतलब बता नहीं सकता, मैंने 4 दिन से रोटियां नहीं खाई है, और आप मुझे बोलो कि भैया 50 किलोमीटर चलना है और वहां चलने के बाद आपको है ना 1 किलो सोना मिलेगा, हम्म, मुझे वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या कोई बोलेगा कि भाई यहाँ से 5 कदम दूर चल, खाना मिल जाएगा? खाना मिलेगा, ऑफकोर्स वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ये रही है, इस इंडस्ट्री ने सर्वाइवल बेचा ही नहीं, इस इंडस्ट्री ने लोगों के गुजारे के बारे में बात की नहीं, इस इंडस्ट्री ने लोगों के घर चलने के बारे में बात की नहीं। इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोगों ने, मेजोरिटी ऑफ पीपल ने, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्ट सेलर ने, मेजोरिटी ऑफ कंपनीज ने एक ही बात की कि यहाँ वो हो सकता है जिसकी तुमने कल्पना नहीं की है, बहुत बड़ा सोच। और और आदमी वो को डाइजेस्ट नहीं बहुत, होता फिर वो। और हर आदमी बड़ा सोचने की एबिलिटी नहीं रखता है, हर आदमी हम्म, बड़ा डाइजेस्ट करने की एबिलिटी नहीं रखता है। हम्म, जिसकी लड़ाई अपने सपने पूरे करने की छोड़ो, जिसकी लड़ाई अपने बच्चों को पढ़ाने की चल रही है, जिसकी लड़ाई अपने बच्चों को खाना खिलाने की चल रही है, उसे आप सपनों की लड़ाई के मैदान में उतारना चाहते हो, बोलेगा भाई निकलना, मुझे काम पे जाना बिल्कुल सही। अच्छा, आपने है। मेंशन किया कि 2025 में इंडिया की ओके लाइफ केयर नंबर 1 कंपनी होगी। तो इसके भैया लिए हम आप देखिए, मैं फिर एक चीज बोल रहा हूँ बॉस, आई डोंट बिलीव इन नंबर्स। हम ओके। नंबर 1 होंगे, नंबर 2 होंगे, नंबर 5 होंगे, नंबर 10 होंगे, आई डोंट केयर। हुँ, I just care we are going to be the best company. बेस्ट कंपनी सिर्फ यस, नंबर से नहीं बनती, ओके, नंबर नहीं, बेस्ट, बेस्ट की प्रायोरिटी यहाँ बेस्ट, पे दी जा रही है। ओके, बेस्ट कंपनी, ठीक है। बेस्ट एथिक्स वाइज, सर्विस वाइज, अवेलेबिलिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, हुँ, क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, ट्रेनिंग वाइज, मॉड्यूल्स वाइज। मतलब लोग इस बिजनेस को है ना, अब मैं अगली लाइन बोल रहा हूँ, इस बिजनेस में प्रोडक्ट वॉर के बाद, प्राइस वॉर के बाद एथिक्स वॉर भी आएगी। इस इंडस्ट्री में अभी इसके बाद अफोर्डेबिलिटी के बाद सर्वाइवल की बातें भी होंगी, सिर्फ करोड़ों लाखों अरबों की बातें, बड़ी बड़ी गाड़ियों की बातें नहीं होंगी। आपको कस्टमर के साथ साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलर आपके साथ जुड़ रहा है, उसका घर कैसे चले, उसके घर में 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 लाख रुपया कैसे जाए, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, उसके बारे में बातें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बंदा जुड़ा वो 50,000 कमा रहा है, 70,000 कमा रहा है और उसकी उतनी आप गाड़ियों की किस्तें बनवा दो ताकि दूसरे लोग अट्रैक्ट हो। अट्रैक्शन की बजाय इसे हमें सर्वाइवल मॉडल पे लेके जाना पड़ेगा। अट्रैक्टिव मॉडल तो 25 साल रहा और ये इंडस्ट्री वैसी ग्रोथ नहीं ले पाई जैसी हुँ, ग्रोथ की इंडस्ट्री हकदार है। जितनी खूबसूरत हुँ, ये इंडस्ट्री है, उतनी खूबसूरत अभी तक इसकी प्रेजेंटेशन नहीं हुई है हुँ, इंडिया में। तो हुँ, मेरा मानना है कि अभी अगर हम इसको सही तरीके से प्रेजेंट करना और शुरू कर देंगे, और ये बहुत हुँ, जल्दी होगा, अगले साल 1.5 साल में आपको देखने को मिलेगा कि ये इंडस्ट्री सही तरीके से प्रेजेंट भी होने लगी है। जब प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन सही हो जाएगी, जब रिप्रेजेंटर आपका सही से बातें करेगा और कस्टमर अट्रैक्ट होगा, डायरेक्ट सेलर होगा, आपके बिजनेस में आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा, यकीन मानो तब ये इंडस्ट्री उस टारगेट को अचीव करेगी जिसके बारे में बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि 64,000 करोड़ 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री। एग्ज़ैक्टली। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक सिर्फ आप उन लोगों के लिए करना चाहते हो जो बड़ा सोचते हैं, हुँ, जो बड़ा कर सकते हैं, जिन्हें बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, सिर्फ उनके लिए इंडस्ट्री है। जिनकी संख्या दुनिया बहुत की कम है। सर, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं हो सकती। राइट, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री इन लोगों के लिए नहीं हो सकती, सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं हो सकती। इन लोगों के लिए हर इंडस्ट्री है,
सपना देखने वाले के लिए हर इंडस्ट्री है, लीड करने वाले के लिए हर इंडस्ट्री है। कुछ टेलीकॉम में लीड कर रहे हैं, कुछ फार्मा में लीड कर रहे हैं, कुछ नेटवर्किंग में लीड कर रहे हैं, कुछ किसी और इंडस्ट्री में, कुछ फिल्म एंड टेलीविजन में लीड कर रहे हैं, कुछ एंटरटेनमेंट में लीड, सब अलग अलग तरीके से लीड कर रहे हैं। लीडर्स की रिक्वायरमेंट हर जगह है। लेकिन अगर इंडस्ट्री को अगर मैं देखूं, फिल्म इंडस्ट्री को देखूं, वो सिर्फ फिल्म स्टार्स के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए हो, स्पोर्ट बॉय का घर ही नहीं चले, हम्म, करेक्टर आर्टिस्ट का घर ही नहीं चले, लाइटमैन का घर ही नहीं चले, मेकअप दादा का घर ही नहीं चले, तो क्या वो इंडस्ट्री चलेगी? नो ऑफ कोर्स नॉट। मैं फिर एक चीज बोल रहा हूँ, ये जो लीडर्स लीडर्स की इंडस्ट्री बना रखा है ना, लीडर्स नहीं सर, डायरेक्ट सेलर की इंडस्ट्री है। जब तक डायरेक्ट सेलर का घर नहीं चलेगा ना, अकेले लीडर से इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं हो सकती। जब तक छोटे छोटे डायरेक्ट सेलर सरवाइव नहीं करेंगे यहाँ पे, और वो तभी सरवाइव करेंगे सर जब आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा और लोग उसे दोबारा परचेज करना चाहेंगे। एग्जैक्टली, अमेजिंग। तो इस नजरिए, रास्ते में बढ़ने के लिए हमारी इस साल की क्या तैयारी है सर? इस साल क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं? इस ये साल तक क्या क्या ये चीजें? साल बहुत ये साल म्यूट हो गए सर। हाँ। ये साल बहुत अनप्रेडिक्टेबल। हम्म। इस साल के बारे में है ना, आपकी बहुत सारे लोगों की नई प्लानिंग है। इस साल में सारी प्लानिंग्स चेंज हो रही अच्छा, ड्यू टू लॉकडाउन। है, ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू इमरजेंसी, ड्यू टू अभी लोगों को पता है क्या लग रहा है? लोगों को लग रहा है गवर्नमेंट ढील दे रही है तो कोरोना वायरस का, अरे कोरोना वायरस नहीं खत्म हो रहा है। आपको इकोनॉमी संभालनी है, आपको देश संभालना है, आपको किसी के पास राशन पहुंचाना है, किसी की दालें खत्म हो गई, किसी का चावल खत्म हो गया, किसी का कुछ खत्म हो गया, कोई अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई कहीं पे रुका हुआ है। इसके लिए ढील जरूरी है। बिजनेस को, हम्म। इकोनॉमी को चलाने के लिए, चीजों को सप्लाई और चेन को मेंटेन करने के लिए ढील जरूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है, केसेस कम हुए हैं या बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स। तो बढ़ रहे हैं तो डेंजर कम हुआ है या बढ़ा है? बढ़ रहा है। जब डेंजर बढ़ रहा है तो वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंस। ये राइट। समझ लो। तो ये जो साल है ना, ये इसके साथ एडजस्ट होके जीने का साल है। हम्म। इस साल में आप ग्रोथ नहीं भी कर पाओगे तो चलेगा, हम्म। किसी भी कंपनी के लिए, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर ग्रोइंग, वो अलग चीज है। लेकिन इसमें आपकी पूरी पॉलिसीज चेंज हो जाती है। इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल की हमारी पॉलिसी ये है कि इस माहौल में जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चाहिए वो ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप कर सकें। इस साल में हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डेवलप करें ताकि एक अच्छा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे पास हो, लोगों की डिलीवरी पे और तेजी से हम काम करें। हम इस वक्त उन चीजों पे काम करेंगे जो चीजें आज हमें इस माहौल में ग्रोथ दे सकती हैं, चाहे वो डिलीवरी सिस्टम है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो ई ट्रेनिंग्स है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट रेंज है। राइट। ये साल तो हमारा ये रहेगा। फिजिकल जो चीजें हो सकती हैं, जैसे बहुत सारे वेयर हाउसेस खोलना, बहुत सारे आपके ऑफिसेस बनाना, और बाकी की चीजें जितनी भी है, मीटिंग सेमिनार, ये तो जब ये इसका या तो ट्रीटमेंट आ जाएगा, तभी वैक्सीन पॉसिबल आ है। जाएंगे, तभी पॉसिबल होगा। तो राइट। इसलिए जो चीज अभी ये नहीं पता कि वो कितने दिन चलने वाली है, तो हम्म। वो जो चल रही है वो बैक हैंड पे चल रही है। फ्रंट पे क्या चलेगा? फ्रंट पे चलेगा ई ट्रेनिंग्स, फ्रंट हम्म। पे चलेगा इस समय जो प्रोडक्ट मूव कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट इस वक्त अच्छी सेल दे सकते हैं। इस हम्म। वक्त चलेगा आपका इंटरनेट, हम्म। यानी कि ई कॉमर्स। हम्म। इस वक्त चलेगा आपका अच्छा अ, जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम्म। मैं बात करूं तो इस साल में हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए ई डिजिटल कॉमर्स कर सकें। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे। ओके, नाइस, अमेजिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच सर जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करने के लिए एक नया आदमी इस इंडस्ट्री में घुस रहा है, तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब बहुत सारी अच्छी कंपनी है, लगभग बहुत सारी अच्छी कंपनी है, तो उसके सामने एक सही कंपनी का चुनाव करने के लिए पैरामीटर आपको क्या लगता है क्या-क्या होना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे लोग है ना, अलग हुँ, अलग तरीके से अपना चुनाव करते हैं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो इंटरनेशनल कंपनियां कहती थी सबसे पहले प्रोफाइल, हुँ, हुँ, ठीक है, फिर कहते थे प्रोडक्ट। मतलब उनके 4 पी होते थे: प्रोफाइल, हुँ, हुँ, प्रमोटर, हुँ, हुँ, प्रोडक्ट, हुँ, प्राइस। अच्छा, ओके,
मतलब ऊपर से शुरू करो, पहले प्रोफाइल सही नहीं है ना तो काम हाँ, मत, हाँ, फिर कहते थे प्रमोटर सही नहीं है तो काम मत, हम्म, फिर कहते थे प्रोडक्ट देखो, उसके बाद फिर हम्म, कहते थे प्राइस देखो। प्राइस सबसे बाद में देखना है, क्योंकि प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, ये उनका कहना था। ओके, मेरा उल्टा कहना है, हम्म, मैं कहता हूँ सबसे पहले देखो प्रोडक्ट, ओके, कि ये प्रोडक्ट है, हम्म, मतलब फिर यूज देखो का मतलब का प्रोडक्ट है कि नहीं है। फिर देखो प्राइस, हम्म, कि ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे बिक सकता है कि नहीं बिक हम्म, सकता। गॉट माय पॉइंट। गुडिंग, मैं ओके, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि पहले ये चीज देखो कि जो चीज आप बेचने जा रहे हो वो आप बेच सकते हो कि नहीं बेच हम्म, सकते। एक प्रॉपर्टी डीलर जब जाता है ना प्लॉट बेचने के लिए या घर बेचने के लिए, वो सबसे पहले जाके देखता है घर, फिर उसकी कीमत देखता राइट, है। जब घर और कीमत समझ में आ जाता है तो फिर वो एरिया देखता है, हम्म, फिर वो देखता है किसकी है हम्म, जमीन, किसकी। हम्म, जो आदमी घर बेच रहा है वो सही है कि नहीं है, उसके कागज सही है कि नहीं। हम्म, मतलब पहले तो घर देखो, हम्म, घर लगे कि आप बेच सकते हो तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी। घर ही बेचने लायक नहीं है और सामने वाला आदमी बहुत बढ़िया है, हम्म, सामने वाला जो है पार्टी वो बहुत बढ़िया है, पर घर ऐसा है वो जिसको आप नहीं बेच सकते, अब आप क्या हम्म, करेंगे नहीं लेंगे, उसकी। हम्म, वरना हम्म, सामने वाला इंपॉर्टेंट है या घर इंपॉर्टेंट है। घर पसंद आ गया तो सामने वाले की पड़ताल जरूर, राइट, लेकिन पहले घर पसंद आना चाहिए। पहले घर पसंद आना। हाँ, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट और प्राइस देखो जो आपने बेचना। हम्म, फिर आप ये देखो कि जब आप उस प्रोडक्ट और प्राइस को बेच दोगे तो क्या जो आपको कमीशन आना है ये कंपनी दे सकती है कि नहीं दे हम्म, ओके, सकती। गॉट माय पॉइंट। हम्म, दूसरी चीज देखो, मैं हमेशा कहता हूँ दूसरी चीज देखो प्लान की, अगर आपने बेचा तो पैसा कितना बने। राइट, तीसरी चीज देखो क्या वो मैनेजमेंट सीरियस है जो उस पैसे को दे सकती है। हम्म, राइट, आपकी हम्म, कंपनी क्या उस पैसे को दे सकती है। मुझे तीन चीजें समझ में आती है, प्रोडक्ट बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है, पे आउट बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और कंपनी वो पे आउट दे सकती है कि नहीं दे सकते, राइट, नहीं। मेरा क्राइटेरिया किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने का ही है। और इसमें सबसे पहले मैंने बोला डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करते हुए जब बॉटम लाइन है, ये हम्म, तीन चीजों में से किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। हम्म, कंपनी की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, शानदार है, इंडिया में हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क बन के है, उससे अच्छी प्रोफाइल तो हो ही नहीं सकती। नहीं, राइट, और उनके खुद के ट्रेडिशनल मार्केट के प्राइस और डायरेक्ट सेलिंग के प्राइसेस में इतना अंतर था कि वो ट्रेडिशनल पे ही खरीदते रहे लोग, उनके नेटवर्किंग वाले राइट, प्रोडक्ट खरीदे नहीं। राइट, तो प्रोडक्ट बिकने लायक नहीं था, हाँ, और जो थोड़ा बहुत किसी ने बेच लिया तो प्लान में पे आउट बनने लायक नहीं था। ओके, इस, इसलिए प्रोफाइल किसी काम नहीं। राइट, यस, गुड। गेटिंग योर पॉइंट, सो थैंक यू। ठीक है, एक लास्ट सवाल सर मुझे हमें हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मल्टी लेग का प्लान, अब बाइनरी और जनरेशन का वॉर मुझे लगता है शायद लोगों ने पीछे कर दिया है, मल्टी लेग और टू लेग पर शायद बातें चल रही है इन दिनों। तो मल्टी लेग के प्लान में ज्यादा पैसा बन सकता है, टू लेग के प्लान में कम पैसा बन सकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए मैं फिर एक चीज बोल रहा हूँ, हाँ, प्लान से अगर पैसा आता, हाँ, प्लान पैसा बांटने की प्रक्रिया है, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, इट्स नॉट गारंटी ऑफ पे आउट। राइट, क्योंकि पे आउट आपके प्लान से आता होता तो किसी भी कंपनी में सबका प्लान एक ही है, हम्म, तो सबका पे आउट भी एक जैसा होना चाहिए, राइट, अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी सेल अलग अलग है। हम्म, पे आउट सेल पे आएगा, चाहे वो दो लेग में सेल ज्यादा हो और चाहे वो मल्टीपल लेग में सेल ज्यादा राइट, हो। लोग, देर आर पीपल हम्म, जो वहां पे मल्टीपल लेग में हम्म, ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं, जो दो लेग में कम बिजनेस कर रहे हैं वो कम कमा रहे हैं। देर राइट, आर पीपल जो मल्टीपल लेग में कम सेल कर रहे हैं हम्म, और दो लेग में ज्यादा सेल कर रहे हैं, उनका दो लेग तो में ज्यादा ज्यादा। कमाएंगे, राइट, तो पहली चीज क्या है, ये जो मिसकंसेप्शन है कि ये प्लान ज्यादा देता है ये कम देता है, ये नहीं। ये नहीं है, राइट, दूसरी चीज ये है कि मल्टीपल लेग में एक चैलेंज बढ़ जाता है, और वो चैलेंज ये बढ़ जाता है कि मल्टीपल लेग में आपके पास मेंटेन करने का एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है, जो लोग नहीं मेंटेन कर पाते वो किल होना शुरू होता राइट, है। तो दो लेग के जनरेशन प्लान में ये किलिंग रेशियो कम होगा, राइट, यानी कि जो आपका डायरेक्ट सेलर है
उसकी 2 टीमें चल रही हैं, अच्छी सेल हो रही है एंड ही इज अर्निंग, दैट्स इट। उसके बाद उसको आगे नहीं बढ़ना, उसके उसके नीचे कोई कमाने लग जाएगा तो उसकी इनकम कम हो जाएगी, फिर उसे एक नई टीम लानी पड़ेगी। एनरोलिंग ए न्यू टीम इज ऑलवेज अ टफेस्ट। राइट। तो मैं फिर एक चीज बोल रहा हूँ कि मल्टीपल लेग में भी पैसा बनता है और 2 लेग में भी पैसा बनता है, पर अगर आप ये चेक करोगे कि सेम बिजनेस वॉल्यूम दोनों जगह डालोगे, वहां परफेक्ट तरीके से डालोगे तो वहां पे भी पे आउट बन जाएगा, और यहाँ परफेक्ट तरीके से डालोगे तो यहाँ पे भी पे आउट बन जाएगा। बस अब ये समझने वाली बात ये है कि परफेक्ट तरीके से डल कहाँ सकता है। ठीक है। मेरा कहने का मतलब समझो, परफेक्ट 2 तरीके लेग से में डल कर सकता है। ओके। मल्टीपल लेग में अगर परफेक्ट तरीके से आसानी से डल सकता है तो वहां पे भी पैसा बन जाए, यहाँ डल सकता है तो यहाँ पे भी बन जाए। हाँ। लेकिन मेरा मानना ये है मल्टीपल लेग्स में आप परफेक्ट तरीके से बिजनेस कर ही नहीं सकते। ओके। परफेक्ट तरीके से तो आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं कर सकते, पर जहां पे आपके ऊपर कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहां पे आपके ऊपर कम बाउंडेशंस हैं, जहां पे आपके ऊपर कंडीशंस कंडीशंस कम है, वहां पे आपके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है। राइट। दैट्स इट। और जिस प्लान में सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं, अगर बॉटम सर्वाइव करेगी तो लीडर तो कमाएगा। ओके। इसका मतलब मल्टी लेग और डबल लेग पे डिपेंड नहीं करता, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि इनकम ज्यादा आएगी कम आएगी। सर 101%, 101%। अगर प्लान ही सब कुछ डिसाइड करता तो सबका पे आउट एक जैसा होता। एग्जैक्टली राइट। यस। लेकिन कुछ लोग इसे समझना ही नहीं चाहते। सबकी अपनी, क्योंकि मैंने अगर इंग्लिश पढ़ी है तो मैं इंग्लिश ही बोलूंगा, मैंने फ्रेंच पढ़ी है तो मैं फ्रेंच बोलूंगा, राइट। मैंने स्पेनिश पढ़ी है तो स्पेनिश बोलूंगा, संस्कृत पढ़ी है तो संस्कृत बोलूंगा, और हिंदी पढ़ी है तो हिंदी बोलूंगा। तो आपने पढ़ा क्या? अमेजिंग। यस। पढ़ा क्या है? ये That's पढ़ा important. क्या है? तो आपका अनुभव भी वही है जो आपने पढ़ा है, इसलिए आपको ज्यादा अनुभव लेने के लिए ज्यादा पढ़ने की। जो जिस तरह का अनुभव में रहा है वो वैसी ही बातें करता है, जो जितना जानता है वो उतना ही सिखाता है। राइट। इंडस्ट्री देखिए, आप इसको समझिए, पहले लोग कहते थे कि जी आपका प्रोडक्ट घटिया है, आपकी क्वालिटी घटिया है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी क्वालिटी अच्छी है। ये उन्होंने पढ़ा था, राइट। ये उनके सीनियर्स ने पढ़ाया था। राइट। लेकिन अब जब इंडस्ट्री बदल रही है, अब उनकी पढ़ाई भी बदलेगी। अब पढ़ाई बदलेगी तो उनकी स्टेटमेंट भी बदलेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो जैसे ही आप नया सीखोगे, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका आचार बदल जाएगा, आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा। अनुभव होना बहुत जरूरी है किसी चीज को समझने। यस। तो मुझे लगता है जिन चीजों पे ये अभी बातें कर रही है, ये वैसी बातें हैं जैसे वो प्रोडक्ट के प्राइस पे बात करते थे, क्वालिटी पे बात करते थे। इस बारे में भी 6-8 महीने में, साल में उनको नई चीजें सीखने समझने को मिलेंगी, और इन पे भी उनकी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। अमेजिंग, सुपर। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा अमेजिंग लाइव सेशन रहा और बहुत सारे लीडर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आई गेस। और आप लोग कमेंट्स में बहुत सारे मैं देख रहा हूँ सर रेगुलर यहाँ पे